सुकेश चंद्रशेखर ने अपने दावे और वादे के मुताबिक सत्येंद्र जैन और के कविता का एक चैट का स्क्रीनशॉट जारी कर दिया है। अगर ये चैट सही है तो आम आदमी पार्टी में धमाके शुरू हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ जाएगी। एक न्यूज चैनल के पत्रकार ने चैट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हैदराबाद स्थित कार्यालय में 15 करोड़ रुपए देने के निर्देश दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर अरविंद केजरीवाल तक पर कई गंभीर आरोप लगा चुका है। उसका दावा कितना सच्चा है ये जांच के बाद ही सामने हो सकेगा। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे गए पत्र में साफ कहा कि के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच शराब नीति को लेकर सौदेबाजी हुई है। सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि ये आवेदन पत्र और चैट्स अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच की कड़ी को उजागर करता है, जो दिल्ली शराब घोटाला मामले में शामिल है। सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि दिल्ली की रद्द की गई नई आबकारी नीति और के कविता के बीच कनेक्शन है। चंद्रशेखर की ओर से लगाए गए आरोपों ने शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीआरएस के नेताओं की भूमिका को लेकर चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां इस केस में पड़ताल कर सकती हैं। चंद्रशेखर ने दावा किया कि एलजी को सौंपे गए चैट से शराब घोटाले की चल रही जांच में मदद मिल सकती है। सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक ने ये पत्र जारी किया। कथित चैट के स्क्रीनशॉट के मुताबिक ये स्पष्ट है कि चंद्रशेखर ने एक शख्स के साथ कोडेड बातचीत की थी, जिसका नंबर कविता अक्का टीआरएस फीड था। इस चैट में एक मैसेज में भेजने वाले ने लिखा कि भाई एक पैकेज देना है, ये मेरे पास तैयार है। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया ये पैकेज 15 किलो घी का नहीं बल्कि रुपयों का था। एक अन्य चैट में दावा किया गया कि सत्येंद्र जैन ने लिखा था कि भाई घी का टिन तैयार है। हाँ भाई 15 किलो। चंद्रशेखर का कहना है कि उनके कोड वर्ड में घी का मतलब पैसे और 15 किलो का मतलब 15 करोड़ रुपए होता है। उसने उसी चैट में बड़े भाई को बताएं भी लिखा, जिस पर रिसीवर ने जवाब दिया कि भाई जानता है। इसके पहले 6 अप्रैल को सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के कहने पर ही बीआरएस के दफ्तर में 15 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे। सुकेश ने यहां तक कहा था कि उसके पास वो चैट मौजूद है जिसमें केजरीवाल द्वारा रुपए पहुंचाने और बीआरएस के नेता द्वारा उसे स्वीकारने की बात कही जा रही है। सुकेश के अनुसार उसके पास मौजूद चैट के स्क्रीनशॉट से साफ है कि बीआरएस नेता ने अरुण पिल्लई को 15 करोड़ रुपए देने को कहा है और उसने वो बॉक्स काले रंग की रेंज रोवर गाड़ी में रखवाया जिस पर एमएलसी का स्टिकर लगा हुआ था। सुकेश का दावा है कि उसके पास अरविंद केजरीवाल के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट के कुल 700 पेजेस सुरक्षित हैं। उसने कथित तौर पर साल 2020 में बीआरएस कार्यालय को 75 करोड़ रुपए देने की भी बात कही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सत्येंद्र जैन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। अरविंद केजरीवाल पर जेल में बैठे बैठे सुकेश चंद्रशेखर आरोप लगा रहा है। अब सवाल ये है कि जांच एजेंसी सुकेश चंद्रशेखर के दावे को किस तरह से लेती हैं। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में राहुल गांधी नीतीश कुमार को आगे कर विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं। सुप्रिया सुले केंद्र सरकार के मंत्रियों की तारीफ कर रही हैं, तो अजीत पवार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एनसीपी लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। वजह ये कि एमवीए में जारी खींचतान के बीच बीजेपी ने एनसीपी को साथ आने का न्योता दे डाला। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवाद के साथ आना चाहती है तो किसी को क्या समस्या है। अजीत पवार ने एमवीए में पड़ रही रार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी के साथ गठबंधन से जुड़े सवाल पर कहा कि अगर राष्ट्रवादी राष्ट्रवाद के साथ आना चाहें तो क्या परेशानी है, हम खुद राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं। अच्छी बात है, अगर वो राष्ट्रवाद की तरफ आना चाहते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। देश के हित में अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। अगर उद्धव के साथ नहीं जाकर एनसीपी जनतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो उसमें हमें क्या दिक्कत होगी। रास्ता बड़ा है, एक कदम आगे उन्हें बढ़ने दीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में जनवरी फरवरी में समीकरण बदलेंगे, कांग्रेस खुद अलग थलग पड़ जाएगी। इस बात के संकेत तभी से मिलने लगे जब से अजीत पवार ने पीएम मोदी के समर्थन में उतरकर बयान दिया और उनके करिश्मे की तारीफ की। अब अजीत पवार के निशाने पर कांग्रेस है। अजीत पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी में तकरार की वजह बताया। अजीत पवार ने कहा कि नाना पटोले द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान अनावश्यक हैं, ये अघाड़ी में दरार पैदा करने वाले हैं। वे मीडिया में बयान क्यों देते हैं? अगर उनके पास सवाल है तो वो मुझे या उद्धव जी से बात कर सकते हैं।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। एक ओर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। राहुल लगातार अडानी और सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो केजरीवाल पीएम की डिग्री को लेकर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच शरद पवार ने विपक्ष के मुद्दों पर ही उल्टा रुख अपना लिया और उन्होंने पिछले 10 दिनों में सावरकर, अडानी और पीएम की डिग्री के मामले पर बीजेपी को राहत देने वाले बयान दिए। शरद पवार के बयान को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले अजीत पवार भी विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ा चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों पीएम मोदी की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस ईवीएम पर भी भरोसा जताया जिस पर विपक्षी नेता समय समय पर अपने हिसाब से सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता है। ये एक बड़ी प्रणाली है। हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे, उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गई। तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं? शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने केंद्र के मंत्रियों की तारीफ कर विपक्ष को हैरान कर दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, जयशंकर जी का काम अच्छा है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सामाजिक न्याय मंत्रालय से झगड़ा है। मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की जा रही। हालांकि ये व्यक्तिगत नहीं है, मैं अच्छे काम के लिए हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ। मतलब साफ है, ये लोकसभा चुनावों के पहले महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार दिल्ली विपक्ष को एकजुट करने के लिए आए, लेकिन दिल्ली आते ही कांग्रेस ने उन्हें अपनी तरफ से वार्ताकार बना दिया। वार्ताकार इसलिए कि दिल्ली वे तब आए हैं जब कांग्रेस ने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखाई और इसी वजह से दिल्ली आते ही वे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और फिर अरविंद केजरीवाल से। लेकिन दोनों ही जगह ऐसे सवाल पूछ लिए गए जिसका जवाब नीतीश कुमार नहीं दे पाए। लेकिन जहां जहां नीतीश कुमार जाएंगे वहां सवाल उनका पीछा करेंगे ही। 50 से भी कम विधायकों वाली पार्टी के बॉस नीतीश कुमार को अपने से बड़ी पार्टियों को मैनेज करना है और लगता नहीं कि वे ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात के बाद इस बात के भी संकेत मिलने लगे हैं कि नीतीश कुमार की मुहिम पहले कदम में ही लड़खड़ा गई है। नीतीश कुमार इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं। एक बार फिर दोनों की मुलाकात हुई और इस बार नीतीश अकेले नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और मनोज झा को भी साथ लेकर गए थे। इस मुलाकात के बाद जब अरविंद केजरीवाल से ही पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के अंदर पीएम बनने की क्वालिटीज हैं, अरविंद केजरीवाल के बोलने से पहले नीतीश कुमार ने लपक कर कहा कि अरे नहीं, ये सब अभी ना पूछिए। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते भी साफ कर दिए कि अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन धीरे धीरे उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त देश बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर केंद्र के अंदर सरकार बदलें और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो देश को विकास दे सके। नीतीश कुमार ने जो पहल की है हम उसके साथ हैं और इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले कई राज्यों के विपक्षी मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। लेकिन जब नीतीश कुमार ही क्या कोई और भी मुख्यमंत्री नहीं आया, इस बात की कसक अरविंद केजरीवाल को अब तक होगी। इस बीच बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल और नीतीश की फोटो शेयर कर कहा कि और न जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी की खुशबू सुंदर ने इसकी तुलना महाभारत के कौरवों से कर डाली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन को उन दलों का गठबंधन बताया जो गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसके पहले नीतीश कुमार ने कहा कि हम अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद भी नीतीश कुमार ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को एक साथ लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अधिक से अधिक राजनीतिक दलों तक पहुंचेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है और ये 2024 की लड़ाई की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब एक बार फिर कीचड़ उछाल राजनीति शुरू कर चुकी है। इस बार उसके निशाने पर कोई नेता नहीं बल्कि ईडी है, जिसकी गिरफ्त में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों अलग अलग मामलों में फंसे हैं। शराब घोटाला मामले की जांच की आंच जैसे जैसे केजरीवाल और संजय सिंह तक पहुंचती जा रही है, आम आदमी पार्टी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
तो बीजेपी ने पलटकर कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी बार बार खारिज हो रही है और घोटाले के पक्के सबूत मिलने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं इसकी चपेट में अरविंद केजरीवाल न आ जाएं और इसी वजह से ये ईडी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह का आरोप है कि आबकारी नीति का केस पूरी तरह से फर्जी है और राजनीतिक दबाव में ईडी ने ये केस बनाया है ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। ईडी को देश की सबसे ताकतवर एजेंसी माना जाता है, वहीं अब ईडी लोगों और उनके परिजनों को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने एक व्यक्ति को ये तक कह दिया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे। ईडी अब लोगों की बेटी, पत्नी और बूढ़े माँ बाप को धमकी दे रही है और मारपीट कर जबरन बयान लिए जा रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि चंदन रेड्डी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताते हैं कि ईडी ने उनको मारा पीटा और परिवार को धमकी देकर कहा कि जैसा वे कहते हैं वैसा लिखो, वरना हम तुम्हारे परिवार का वो हाल करेंगे कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि चंदन रेड्डी को इतना मारा पीटा गया कि उनके दोनों कानों के पर्दे फट गए। उन्होंने कहा कि ईडी की तानाशाही कि गैस चैम्बर में चंदन रेड्डी को 3rd डिग्री देकर जबरन हस्ताक्षर कराया गया। संजय सिंह का कहना है कि अरुण पिल्लई की पत्नी, बेटी और परिवार के लोगों को डराया धमकाया गया। उन्होंने कहा कि अरुण पिल्लई ने न्यायालय के सामने कहा कि मुझसे ईडी ने जबरन झूठा बयान लिया है। ईडी द्वारा समीर महेंद्रू की पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार किया गया, परिवार के लोगों को डराया धमकाया गया और जबरन उनसे झूठा बयान लिया गया। उन्होंने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी रिंकू को बुलाया। कानूनन किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए नोटिस दिया जाता है और उसे कैमरे के सामने रिकॉर्ड भी किया जाता है और सारी जानकारी को रिकॉर्ड में रखा जाता है। लेकिन ईडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है। ईडी लोगों को फोन करके बुलाती है और कहती है कि सुबह से शाम तक यहीं बैठो। रिंकू को कई बार बुलाया गया। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने संजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका बार बार खारिज होने से संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से हताश हो गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शराब घोटाला के मामले में धीरे धीरे सबूत सामने आ रहे हैं। सबूत इतने परिपक्व हो रहे हैं कि जल्द ही कानून की डोर खुद सीएम केजरीवाल तक पहुंच सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकाम हैं। अब हताशा में सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया मामले में नरमी बरतने के लिए एजेंसी पर दबाव बनाने के दोहरे इरादे से एक स्वतंत्र जांच एजेंसी ईडी पर आरोप लगाया है और दूसरी ओर प्रयास है कि सार्वजनिक धारणा बने कि ईडी निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस तरह से आम स्वीकृति का खेल अरविंद केजरीवाल सियासत में करते हैं, मनीष सिसोदिया ने वही खेल शराब घोटाला मामले में किया। अदालत में आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ईमेल प्लांट किए थे। ये ईमेल न सिर्फ आबकारी विभाग के आधिकारिक ईमेल पर भेजे गए, बल्कि मनीष सिसोदिया के व्यक्तिगत ईमेल में भी भेजे गए। इसकी मेल में क्या लिखा जाना है, इसकी सामग्री मनीष सिसोदिया ने दी थी, जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी। ईडी ने कहा कि इन प्री ड्राफ्ट ईमेल को भेजने के निर्देश दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को दिए गए थे। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि जाकिर खान ने तब अपने इंटर्न से ये ईमेल भेजने के लिए कहा था। एक नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए ये मनगढ़ंत ईमेल था। मतलब जनता की सहमति दिखाने का ये फर्जी नाटक मनीष सिसोदिया ने रचा और फिर अपने आदमी से उसे प्लांट करवाया। ईडी ने अदालत को बताया कि उत्पाद शुल्क नीति बिना किसी चर्चा के बनाई गई थी और किसी भी ज्ञात विवेक के विपरीत थी। हुसैन ने अदालत को बताया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाया गया मॉडल ये था कि व्यक्ति आवेदन करेंगे और 2 खुदरा वेंडर प्राप्त करेंगे। वकील हुसैन ने कहा ये कार्टेलाइजेशन से बचने के लिए था, ये लॉटरी सिस्टम के जरिए होना था। हालांकि मनीष सिसोदिया ने सीमित इकाई मॉडल को प्राथमिकता दी। हुसैन ने कहा कि नीति का निर्माण गोपनीयता से नहीं किया जाता, गोपनीय तरीके से साजिश रची जाती है। हुसैन ने अदालत से कहा कि मनीष सिसोदिया का ये तर्क कि ये नीतिगत विचार है और अदालत को दूसरे अनुमान नहीं लगाने चाहिए, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण टेलीपैथिक रूप से नहीं होता है। एक नीति पारदर्शी और विपक्ष होती है और उसे विचार विमर्श के साथ पेश किया जाता है। जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि मामले की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनकी जांच हो रही है। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ऐसा गोपनीय ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे का धंधा रोका जाए। अगर मेरे खिलाफ किसी चीज का इस्तेमाल
मुझे मेरी आजादी से वंचित करने के लिए किया जाता है तो उसे मेरे सामने भी रखा जाना चाहिए। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि आरोपित की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जांच पूरी करने के लिए एजेंसी को 60 दिन दिए गए थे। ये अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। ईडी ने कहा कि वो इसे 60 दिन के बाद अदालत के सामने रखेगी। मनीष सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इसके बाद सुनवाई 18 अप्रैल तय कर दी गई। मनीष सिसोदिया की ओर से पहले दी गई पत्नी की सेहत की दलील पर ईडी ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 18 पोर्टफोलियोज हों और जो चुनाव प्रचार के लिए देश भर में घूमते हों, उनकी पत्नी की देखभाल दूसरे लोग करते थे। ईडी ने कहा कि जांच से बचने के लिए मानवीय पहलू का इस्तेमाल न किया जाए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार को कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का ठेका ऐसे ही नहीं दे दिया। इसके पीछे शरद पवार से राहुल गांधी की नाराजगी है। वजह अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को बेकार बताने वाला शरद पवार का बयान है। उसके बाद से कांग्रेस ने शरद पवार को किनारे करना शुरू कर दिया और आनन फानन में नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाकर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम सौंप दिया। इसके पहले तक कांग्रेस नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। इसलिए जब पहली बार नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तब न तो सोनिया गांधी और न ही राहुल गांधी ने उनको मिलने का वक्त दिया। सूत्रों का यह कहना है कि शरद पवार को किनारे लगाने का काम शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को देना इसी रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को अब शरद पवार पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस को इस बात का डर है कि अगर शरद पवार की मौजूदगी में यूपीए की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई तो ये जानकारी बीजेपी को लीक हो सकती है और इसी वजह से कांग्रेस ने तय किया है कि शरद पवार यूपीए का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन अहम रणनीतिक चर्चाओं में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। सभी क्षेत्रीय दलों के बीच नीतीश कुमार समन्वयक के रूप में काम करेंगे। नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं और उनके सभी क्षेत्रीय दलों से अच्छे संबंध हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के इसी अनुभव का लाभ कांग्रेस यूपीए के लिए लेना चाहती है। जहां नीतीश के सीधे संबंध नहीं होंगे, वहां कांग्रेस खुद क्षेत्रीय दलों से बात कर यूपीए को मजबूत करने की कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की इस रणनीति का अंदाजा शरद पवार को नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से अजीत पवार ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं और अजीत पवार के तेवरों के बाद एमवीए में खलबली मची है, क्योंकि बीजेपी ने पलटकर एनसीपी को अपने साथ आने का न्योता दे डाला। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस नई रणनीति पर बातचीत करने केसी वेणुगोपाल मुंबई जाएंगे और उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी करेंगे। नीतीश कुमार को वार्ताकार बनाकर कांग्रेस ने विपक्ष को यह संदेश दे दिया है कि वे इस भ्रम में न रहें कि शरद पवार देश के सबसे बड़े नेता हैं और वही सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने का काम कर सकते हैं। विपक्ष के अहम मुद्दों को एक के बाद एक खारिज कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी शरद पवार पर लग चुका है, क्योंकि उन्होंने सावरकर से लेकर अडानी तक और ईवीएम से लेकर पीएम की डिग्री विवाद तक विपक्ष के उलट बयान दिए। रही सही कसर अजीत पवार ने पूरी कर दी और पीएम मोदी की शान में जमकर कसीदे पढ़ डाले। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।